राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और आप देख रहे हैं चुनाव आज का दांव। आज चर्चा करेंगे राजस्थान में लोकसभा चुनाव 19 और 26 अप्रैल को 2 चरणों में संपन्न होने। पहले चरण में 12 सीटों पर मतदान किया जाएगा और आपको बता दूं कि कल हमने कुछ सीटों की चर्चा की थी और बाकी जो पहले चरण में 6 सीटें बची है उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये सीटें जो है जयपुर शहर है, नागौर है, सीकर है, अलवर है, भरतपुर है और दौसा। इस पर जो है मुकाबला रोचक है, इसी पर चर्चा करेंगे। जयपुर सीट पर बीजेपी ने वर्तमान सांसद रामचरण बोहरा का टिकट काटकर मंजू शर्मा को प्रत्याशी बनाया है और वहीं पर जो है कांग्रेस ने पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को चुनाव मैदान में उतारा। तो सीट वाइज हम चर्चा इस पर करते रहेंगे और आपको स्क्रीन पर भी दिखाते रहेंगे कि किस सीट पर कौन किसके खिलाफ मैदान में है। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं और हम अपने जो है वो सहयोगियों के पास भी जाएंगे। तो हमारे साथ राजेश खसेरा जी हैं, हेमंत भाई भी हैं, मित्तल साहब भी हैं और मुदित भी जुड़ गए हैं अलवर से और ललितेश भी जुड़ गए हैं भरतपुर से। तो सबसे पहले भरतपुर से शुरुआत करते हैं। बताइए ललितेश। बिल्कुल, देखिए सर, लोकसभा चुनाव का माहौल है। अनम्यूट कीजिए, आपका म्यूट हो गया है जी। सबसे खास बात यही है कि सर भाजपा ने पूर्व सांसद रामस्वरूप कोली पर दाव खेला है, तो वहीं कांग्रेस ने युवा प्रत्याशी संजना जाटव पर दाव खेला है। भरतपुर की जो सीट है वो अब ये नहीं कह सकते कि एक तरफा चुनाव है, जबकि दोनों कांग्रेस और भाजपा में कड़ा टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि जो भरतपुर लोकसभा सीट में सर्वाधिक जो जाट मतदाता है उनकी संख्या करीब 5 लाख है। तो यहाँ से जो पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह जो कांग्रेस सरकार में थे वो भरतपुर से ही आते हैं और उनका समाज में खासा प्रभाव है। तो जो संजना जाटव है अब उनके साथ में वो खुल करके सामने चल रहे हैं और लगातार वो अब जगह जगह जनसंपर्क कर रहे हैं। और क्योंकि जो बताया जाता है कि जो संजना जाटव है उन्हीं के जो अलवर के भवर जितेंद्र है उनके कहने पर टिकट दिया गया है और भवर जितेंद्र के खास मित्र माने जाते हैं भरतपुर के जो विश्वेंद्र सिंह हैं। तो ये जो रोचक मुकाबला हो गया है और इसमें कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। अब ये नहीं कह सकते कि भाजपा की एक तरफा जीत है, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात ये भी है कि राजस्थान के जो सीएम है भजनलाल शर्मा वो भी भरतपुर जिले से ही आते हैं, उनका गृह जिला भरतपुर है। तो एक तरफ तो सीएम की प्रतिष्ठा दाव पर लगी हुई है, तो दूसरी तरफ सचिन पायलट की दाव भी प्रतिष्ठा पर लगी हुई है। जी सर, जरूर आपने सही आकलन किया है। अब अपने मेहमानों के पास चलते हैं। मुदित, आपके पास आऊंगा, पहले भरतपुर की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले राजेश जी आप बताएं, क्या आपको लगता है ये जो हमारे सहयोगी ललितेश ने जो कहा कि गृह मंत्री का चीफ मिनिस्टर का गृह जिला है, एक एडेड प्रेशर उनके ऊपर भी होगा और फाइट है यहाँ पर? जी बिल्कुल बाबा, क्योंकि राजस्थान के अंदर कुछ उन्हीं प्रदेशों में शामिल है जहां पर भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर होती है, मुकाबला यहाँ बराबरी का होता है। और अभी पिछले दिनों हमने विधानसभा चुनाव के दौरान भी यहाँ पर देखा कि मुकाबला सीधा होता है, प्रतिद्वंदी तीसरा बहुत मुश्किल से यहाँ पर अड़चन पैदा कर पाता है या सामने आ पाता है, लेकिन फिर भी मुकाबला काफी रोचक होगा इस सीट पे, क्योंकि जो भी मौजूदा जिन नेतृत्व पर भरोसा जताया दोनों ही दलों ने, वो दोनों ही राजनीति के पुराने खिलाड़ी है। संजना जाटव भी काफी समय से उस एरिया में एक्टिव है। उसके अलावा रामस्वरूप कोले की बात करें तो पूर्व सांसद भी रहे हैं। तो मुकाबला वहां काफी, क्योंकि रिजर्व सीट है तो वहां पर जो जातिगत समीकरण फैक्टर है वो बहुत ज्यादा निर्भर करता है, क्योंकि भरतपुर मत्स्यांचल क्षेत्र ऐसे एरिया के अंदर आता है जहां पर कास्ट का फैक्टर बहुत मायने रखता है बाबा। और यहाँ पर इस बार मुकाबला बिल्कुल बराबरी का है, हम देख सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा तो है ही, साथ ही साथ कांग्रेस भी इसलिए दमखम लगा रही है यदि जो क्षेत्र गृह क्षेत्र मुख्यमंत्री का है यदि उसको शिकंजे में ले लिया जाए तो कहीं ना कहीं और मुकाबला जो है वो ज्यादा आसान हो जाएगा और जो प्रतिद्वंदी दल है उसके लिए चुनौती और थोड़ी सी आसान हो जाएगी। जी हेमंत भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, मिल रही है। तो आप भरतपुर सीट का आकलन? जी
भरतपुर सीट का आकलन। भरतपुर सीट के लिए एक तो मैं ये कहना चाहता हूं बाबा कि भरतपुर में सुभाष गर्ग वहां से शहर से एमएलए हैं और सुभाष गर्ग चूंकि जयंत चौधरी की पार्टी के कोटे से है और मंत्री भी रहे अशोक गहलोत सरकार में। अब जयंत चौधरी की पार्टी चूंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी के साथ है, तो अब सुभाष गर्ग की भूमिका भरतपुर में क्या रहेगी, ये भी एक देखने की बात है। हालांकि ये तो सही है कि जितनी ताकत के साथ सुभाष गर्ग पहले कांग्रेस के साथ होते थे, वो आज तो वो नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की जो मीटिंग्स वगैरह हुई थी भरतपुर में, जिसमें गोविंद डोटासरा और टीकाराम जूली वगैरह सब लोग गए थे, उन मीटिंग से वो नदारद रहे सुभाष गर्ग। और पिछले दिनों एक्स हैंडल पर वो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ भी हमला बोला है। तो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। और हालांकि ये सही है कि भरतपुर सीट है या करौली धौलपुर सीट है या फिर दौसा की सीट है, ये कुछ ऐसी सीट है जहां पर कांग्रेस थोड़ा सा मजबूत स्थिति में आ जाती है, क्योंकि ये कुछ कांग्रेस मिजाज की सीटें हैं। जरूर। चूंकि आप भरतपुर से तो खुद सीएम भजनलाल शर्मा है, चूंकि पूर्वी राजस्थान के लिए ईआरसीपी योजना एक बहुत बड़ा वरदान है और वो पार्टी ने, बीजेपी ने, सरकार ने उस पर काम शुरू कर दिया, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई अब वहां पर कोई दिक्कत रहेगी। और चूंकि रामस्वरूप कोहली की छवि भी कोई साफ वहां बताई जाती है, तो मुझे लगता है कि भरतपुर में कोई ऐसी दिक्कत बीजेपी को मुझे लग नहीं रही है। जरूर। मित्तल साहब। मैं इसका कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। जी जी। 2019 में 3,18,000 मतों से भारतीय जनता पार्टी वहां जीती थी, लेकिन अभी 3 महीने पहले जो विधानसभा के चुनाव हुए, तो ये जो जीत का अंतर है ये घटकर कुल 78,000 रह गया। तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती है और मुझे लगता है इसीलिए वहां क्या उम्मीदवार भी बदला गया। जो पहले के सांसद हैं उनकी जगह रामस्वरूप कोहली को दिया गया। एक अतिरिक्त दबाव जो है भारतीय जनता पार्टी का ये भी है कि वहां जो मुख्यमंत्री है उनका गृह जिला है, तो स्वाभाविक है कि जब मुख्यमंत्री का गृह जिला होता है तो एक पार्टी के ऊपर एक चुनौती होती है। और अभी राजस्थान में सबसे बड़ा यदि भारतीय जनता पार्टी का फेस माना जा रहा है तो वो क्या नाम से मुख्यमंत्री को माना जा रहा है। ऐसे यदि मान लो वहां पर कोई भारतीय जनता पार्टी की कमजोर स्थिति होती है तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व पर भी उसका असर पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने यह पूरी ताकत अपनी झोंक रखी है ताकि जो जीत का 2019 का था उसको किसी तरह बरकरार रखा जाए। जरूर। अलवर चलते हैं। अब अलवर से हमारे सहयोगी मुदित जुड़े हुए। मुदित, अब आप बताइए आपके यहाँ क्या हो रहा है, आपका आकलन संक्षेप में। जी बिल्कुल। अलवर की अगर बात की जाए तो अलवर का जो लोकसभा चुनाव है वो काफी रोचक होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर लगभग स्टार प्रचारक जो कहते हैं, बीजेपी के स्टार प्रचारकों में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को यहाँ से भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है और दूसरी तरफ कांग्रेस ने विधानसभा में जीते मुंडावर से विधायक मंजीत यादव को यहाँ से बनाया है और भंवर जितेंद्र सिंह जो कांग्रेस में महासचिव के पद पर हैं और साथ ही टीकाराम जूली जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो यहाँ से हैं और महंत बालकनाथ, लगभग 4 स्टार प्रचारक, 2 बीजेपी के, 2 कांग्रेस के यहाँ आमने सामने हैं। और सबसे बड़ी बात, भूपेंद्र यादव जो है केंद्र में मंत्री हैं और जो मुकाबला है, लेकिन एक तरफा अगर यहाँ बात की जाए तो एक तरफा यहाँ मुकाबला नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनावों में अभी जो 8 विधानसभाओं की बात करें तो जो लोकसभा में शामिल है उसमें 5 जगह विधायक हैं जो वो कांग्रेस के हैं और भाजपा के खाते में सिर्फ 3 है। अगर बात की जाए तो केंद्र के हिसाब से अगर यह देखा जाए तो महंत बालकनाथ का भी टिकट काट के यहाँ पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को दिया गया है और वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि भाजपा को कहीं ना कहीं जीत मिले। लेकिन जो मुकाबला है वो काफी रोचक हो चला है इन सीटों को लेकर के, क्योंकि 5 विधायक अभी भी कांग्रेस के यहाँ पर हैं और वो पूरी तरह से जोर आजमाइश कर रहे हैं कि कैसे भी कांग्रेस की ये सीट निकले और भाजपा की ओर से पूरा दमखम यहाँ पर दिखाया जा रहा है। जरूर। आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका ललितेश और मुदित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हेमंत भाई आपके पास आना चाहूंगा। ये मुकाबला जो है एक तरफा होना चाहिए। बहुत बड़े नेता है भूपेंद्र यादव, यदि दिल्ली में आप देखें तो उनके मुकाबले ललित यादव लोग उम्मीद कर रहे थे कि भंवर जितेंद्र सिंह खुद लड़ेंगे, वो नहीं लड़े। अब आपका क्या आकलन है? देखिए बाबा कि चूंकि भूपेंद्र यादव हालांकि पहला लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमेशा राज्यसभा में जाते रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े रणनीतिकार वो बीजेपी के हैं। राजस्थान से उनका पुराना रिश्ता रहा है, राजस्थान की राजनीति में उनकी गहरी पकड़ है। अब चूंकि अलवर में राजेंद्र यादव ने बीजेपी ज्वाइन कर ली और डॉक्टर करण सिंह यादव ने बहुत गहरी नाराजगी दिखाते हुए
बीजेपी ज्वाइन की है, तो उस तरह से कांग्रेस काफी कमजोर हो जाती है। हालांकि टीकाराम जूली वहां पर है, लेकिन संजय शर्मा जो मंत्री है, वन मंत्री है, वो भी अलवर शहर से विधायक है। तो ऐसा लगता है कि भूपेंद्र यादव की राह कोई बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो भंवर जितेंद्र सिंह है उन पर एक तरह से कुछ पॉलिटिक्स, अलवर की पॉलिटिक्स को सेंट्रलाइज करने का आरोप है। जैसा कि भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा, डॉक्टर करण सिंह ने कहा कि अलवर की पूरी राजनीति फूलबाग से चलती है। तो जिस तरह से वो राजनीति करते हैं, उससे वहां के लोकल कांग्रेसियों में बड़ी नाराजगी है, और इसीलिए नाराज होकर डॉक्टर करण सिंह यादव ने बीजेपी ज्वाइन की थी। तो इसलिए यादव वोट काफी कुछ एक तरह से पोलराइज होकर बीजेपी के पक्ष पे है। भूपेंद्र यादव को फायदा मिलेगा ऐसा अहमद भाई का मानना। मित्तल साहब, आपको क्या लगता है? 5 विधायक हैं कांग्रेस के वहां। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर जो देश की सीट, मतलब राजस्थान ही नहीं बल्कि देश में जो चर्चा में सीट होगी वो भूपेंद्र यादव की होगी। भूपेंद्र यादव को हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार है, और कई राज्यों में उन्होंने क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रभारी रह के भूमिका निभाई है। यहाँ तक कि क्या नाम से प्रधानमंत्री का जो निर्वाचन क्षेत्र बनारस, उसके भी वो प्रभारी रहे। लेकिन हम यदि चुनावी आंकड़े को देखें तो 2019 के अंदर जब बाबा बालकनाथ ने चुनाव लड़ा था तो वहां 3,29,000 वोटों से बाबा बालकनाथ 2019 में जीते थे। लेकिन अभी जब 3 महीने पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए तो बाबा, मैं ये बताना चाहता हूं दर्शकों को कि 1,15,000 मतों से भारतीय जनता पार्टी पीछे रही है अलवर संसदीय क्षेत्रों में। तो जो भूपेंद्र यादव के सामने जो चुनौती होगी वो इस बात की होगी कि जो विधानसभा के अंदर हाल ही में 1,15,000 मतों का जो गैप हुआ है, पहले तो उसको उनको भरना पड़ेगा। मुझे लगता है कि क्या नाम से भूपेंद्र यादव को ये जो सीट दी गई है वो इसलिए दी गई कि ये चुनौतीपूर्ण सीट है, और इसके लिए उन्होंने प्रयास भी किए हैं। आपको ध्यान हो कि 2018 के अंदर जब लोकसभा का जब उपचुनाव हुआ था और उसमें करण सिंह यादव जब चुनाव जीते थे कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में, तो क्या नाम से अभी जब भूपेंद्र यादव आए तो उन्होंने उनको भाजपा में शामिल कर लिया। जो अलवर के जिला प्रमुख है चिल्लर, उनको उन्होंने शामिल कर लिया, तो पूर्व विधायकों को उनको शामिल कर लिया। ये सारी कवायद इसलिए की गई है कि जो विधानसभा चुनाव के अंदर जो परिणाम है उसको किसी तरह बदला जा सके, और क्योंकि बड़े राष्ट्रीय नेता हैं तो वो अपनी रणनीति की तय कर रहे हैं, और उनकी कोशिश होगी। भूपेंद्र जी की इज्जत दांव पे यहाँ पे लगी है। राजेश जी, संक्षेप में अलवर। बाबा, ये राजपूत और यादवों का जो बाहुल्य है उसका गढ़ है। हालांकि कांग्रेस यहाँ से आजादी की बात से देखें तो लगातार 11 बार यहाँ, मतलब कई बार 11 बार यहाँ से जीती है। उसके बावजूद कांग्रेस के लिए कभी भी सेफर सीट नहीं रही। जैसे कई सीटों के लिए कहा जाता है कि भाजपा की ये पुख्ता सीट है, लेकिन कांग्रेस के लिए कभी भी ये स्थायी सीट नहीं रही, और बहुत लंबे समय तक यहाँ लोग कांग्रेस की जीते। बावजूद इसके कभी भी कांग्रेस को यहाँ कॉन्फिडेंस नहीं रहा कि यहाँ पर वो चुनाव जीत सकते हैं। और इस बार तो मुकाबला बिल्कुल मान के चलिए अर्श और फर्श का है। भूपेंद्र यादव जो बहुत बड़े कद्दावर नेता है भारतीय जनता पार्टी के, और ललित यादव जो मंडावर से विधायक है और अभी भी इस बार चुनाव जीत कर आए हैं। तो मुकाबला तो बिल्कुल बड़ा है, लेकिन चूंकि काफी बातें मित्तल साहब ने बताया कि जिस चुनावी स्ट्रेटेजी के अनुभव को भूपेंद्र यादव रखते हैं, उनके आगे ललित यादव काफी यंग है और जूनियर है। फिर भी देखिए चुनाव का दौर है, और अलवर के लिए हमेशा प्रेडिक्शन के लिए कभी नहीं कह सकते। अलवर का मतदाता कब किसकी चुटकी काट ले और कब किसका करोड़ बदल दे, ये हमेशा अनएक्सपेक्टेड है। चलिए 2 सीट की अब चर्चा करते हैं, इकट्ठे करते हैं 2 सीट की। और वो 2 सीट की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि ये 2 सीट जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच की फाइट नहीं है। इसमें दो अलग अलग पार्टियां हैं। एक नागौर की सीट है, ज्योति बिरधा और हनुमान बेनीवाल की आरएलपी की टक्कर है, और एक सीकर की सीट है, सुमेधानंद सरस्वती और अमरा राम जो कि सीपीएम से है। अब इस पर सबसे पहले मित्तल साहब से शुरू करते हैं। मित्तल साहब, आप बताएं इन दोनों सीटों का, नागौर और सीकर। देखिए बाबा, जो सीकर की सीट है वो वाकई इसमें मतलब मुझे लगता है कि बहुत रोचक हो गई। इसलिए रोचक हो गई कि सीकर में कांग्रेस ने गठबंधन किया है वामपंथी दलों से। अब आप देखिए वामपंथी दल केरल के अंदर वायनाड में क्या नाम से राहुल गांधी के सामने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया उन्होंने। वहां राहुल गांधी को वामपंथी दल हरा रहे हैं, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया और वामपंथी दल कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के समर्थन से हम चुनाव जीतेंगे। तो ये विरोधाभास है। मुझे ऐसा लगता है कि जो सुमेधानंद सरस्वती हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनको दोबारा रिपीट किया गया है, और उनकी जो छवि है वो एक साफ सुथरी छवि है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
ऐसा नहीं है कि कोई अमराराम का प्रभाव नहीं, अमराराम जी का प्रभाव है, लेकिन अमराराम जी को लेकर कांग्रेस बड़ी अंतर्द्वंद के अंदर है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो स्पीकर है वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष है डोटासरा, उनका क्या नाम से गृह जिला है। कहा जा रहा था कि पहले डोटासरा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि डोटासरा चुनाव नहीं लड़े, इसीलिए यह समझौते में क्या नाम से सीट वामपंथी दलों को दे दी गई। नागौर बहुत रोचक है बाबा। नागौर में तो गजब का ही काम हुआ है। आप देखिए कि किस तरीके से हनुमान बेनीवाल ने 2019 के अंदर भाजपा के समर्थन से चुनाव लड़ा। अब 2000 के नाम से 24 में वो कांग्रेस का समर्थन ले रहे हैं, और थोड़े दिन पहले तक इवन विधानसभा चुनाव तक कांग्रेस के खिलाफ थे वो, लेकिन अब रातों रात क्या नाम से कांग्रेस का समर्थन लेके वो चाहते हैं कि वहां के सांसद बन जाए। अब ये 8% वो विधायक है। मैं बताना चाहता हूँ कि जिस विधानसभा क्षेत्र से हनुमान बेनीवाल ने अभी चुनाव लड़ा, मुश्किल से 2-2.5 हजार वोटों से जीते, बड़ी मुश्किल से वहां से चुनाव जीत पाए। लेकिन ये बात भी सही है कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो बाबा भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ सारे अपने जो मापदंड होते हैं, अपने नियम होते हैं, वो सारे तोड़ दिए हैं। ज्योति मिर्धा को उम्मीदवार बनाया है। ज्योति मिर्धा 2 बार से लोकसभा का चुनाव हार रही है, अभी विधानसभा का चुनाव हार गई, और ऐसी विधानसभा का चुनाव हार गई जहां से लगातार 3 बार से भारतीय जनता पार्टी जीत रही, उस सुरक्षित सीट से भी ज्योति मिर्धा चुनाव हार गई। चलिए राजेश जी, सीकर और नागौर। हाँ बिल्कुल, मुकाबला बहुत रोचक है, क्योंकि दोनों ही जगह कांग्रेस ने अपनी जगह गठबंधन के उम्मीदवार को उतारे हैं, और गठबंधन की भी देश में क्या स्थिति है किसी छिपी नहीं बाबा। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नागौर चूंकि जिस तरह से गढ़ रहा है जाटों का, और वहां पर जिस तरह से चुनाव के समीकरण बनते हैं वो देश में काफी अलग और काफी विभिन्न हमेशा रहता है। किस प्रवृत्ति से वहां पर लोग मतदाता सोचते हैं ये कभी भी प्रिडिक्ट कभी नहीं किया जा सका। पर इस बार मुकाबला जो है वाकई बहुत कांटो भरा है, और भाजपा के लिए ये सीट बिल्कुल आसान नहीं हुई, क्योंकि भाजपा ने अपने जो मजबूत उम्मीदवार है उसको छोड़ के ऐसे उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है जो लगातार चुनाव हारता रहा है, और 3 बार पिछली लगातार चुनाव हारा है, उस पर दाव खेला है। और अगर मैं सीकर की बात करूं तो यहाँ पर अमराराम फिर से लगातार जमीनी कार्यकर्ता है, किसान आंदोलन को लेकर हमेशा मुखर रहे हैं, और अभी जो पिछले दिनों आंदोलन हुआ उसके दौरान भी वो काफी एक्टिवेट रहे, तो काफी जमीनी स्तर पर जुड़े हुए नेता है। तो यहाँ भी मुकाबला टक्कर का इसलिए रहेगा क्योंकि कांग्रेस के परंपरागत वोटर का भी साथ इनको मिलेगा, और वहां पर उस एरिया के अंदर जो पूरा सीकर का विधानसभा लोकसभा क्षेत्र है वहां पर काफी ऐसे लोग हैं जो बहुत एक्टिविस्ट हैं और काफी लाल सलाम को के प्रति अपनी सोच को डाइवर्ट करते रहते हैं। तो मुकाबला बिल्कुल यहाँ पर दोनों ही सीटों पर भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। हेमंत भाई। बाबा देखिए, ये बहुत आश्चर्यजनक बात है कि सीकर और नागौर दोनों जगह विधानसभा चुनावों में कांग्रेस मजबूत रही है, लेकिन फिर भी यहां पर अपने प्रत्याशी दोनों जगह कांग्रेस ने नहीं उतारे। सीकर में हम बात करें तो विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को 5 और भाजपा को 3 सीट मिली थी, जबकि नागौर में कांग्रेस को 4 और भाजपा को 2 सीट मिली थी। अब सीकर की बात करें, सीकर में जो अमराराम इन्होंने प्रत्याशी गठबंधन में उतारा है, उनको पिछले चुनावों में महज 32,000 वोट मिले थे। और जैसे भी मित्तल साहब कह रहे थे कि सीकर में अमराराम को इन्होंने सीट दे दी सीपीएम को, और सीपीएम तो इनके सो कॉल्ड आलाकमान राहुल गांधी के खिलाफ बाइडाट में ताल ठोक रहा है। तो ये किस तरह की इनकी रणनीति है कांग्रेस की, ये समझ से बाहर है। अब अमराराम का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए जीत का, 1996 से लेके 2019 तक लगातार 6 बार लोकसभा का चुनाव हारे अमराराम, और फिर उनको ये सीट दे रहे हैं। अगर सीकर में कांग्रेस मजबूत होती तो क्या प्रदेश अध्यक्ष खुद चुनाव नहीं लड़ लेते? तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस वहां पर खुद कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी है, तभी तो उन्होंने सीपीएम को ये सीट दी है। और नागौर की बात करें, नागौर में हनुमान बेनीवाल का ग्राफ गिरा है। उनके खुद के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक पुखराज गर्ग वो बीजेपी ज्वाइन कर गए। उनकी एक और जो बड़े स्तंभ थे आरएलपी के उम्मीदवार वो कांग्रेस में चले गए, और वो बाड़मेर से कांग्रेस से अब प्रत्याशी बन गए। तो अब हालांकि 2019 में भी ये ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल आमने सामने थे, लेकिन तब ज्योति मिर्धा कांग्रेस से थी, हनुमान बेनीवाल बीजेपी गठबंधन से थे। अब इसके उलट स्थिति है, लेकिन कुल मिला के मिर्धा के सामने हनुमान बेनीवाल की है तो रोचक स्थिति, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक बात और साफ है ना कि कांग्रेस के पास कोई रणनीति नहीं है। और चूंकि लोकसभा चुनावों में सीधा सीधा वोट नरेंद्र मोदी के नाम पड़ता है, राष्ट्रवाद के नाम पड़ता है, तो इसलिए अगर कहीं 19-20 का फर्क है तो बीजेपी लोकसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करके और जीत हासिल कर लेती है। चलिए इस अंत में इस पे बात करेंगे, लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव क्यों डिफरेंट होता है। दौसा की बात कर लेते हैं, कन्हैया लाल मीणा वर्सेस मुरारी लाल मीणा। सबसे पहले मित्तल साहब आपसे शुरू करते हैं।
बाबा देखिए, ये दौसा की जो सीट है वो एसटी की सीट है, तो एसटी की सीट अपने आप में बहुत मायने रखती है। और ये सबसे बात यह है कि जयपुर जो है उससे जुड़ी हुई सीट है। और मुझे लगता है कि यहाँ जो महत्वपूर्ण भूमिका होगी, जो अभी कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो अपने भाई को टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन उसमें सफल नहीं हुए। और अब कन्हैयालाल मीणा को क्या नाम से भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और कन्हैयालाल मीणा जो कि क्या नाम से सचिन पायलट के समर्थक माने जाते हैं, और क्या नाम अशोक गहलोत सरकार के अंदर वो कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे, और वो उन 18 एमएलओ में शामिल थे जो सचिन पायलट के नेतृत्व में दिल्ली चले गए थे अगस्त 2020 के अंदर। तो वहां की जो स्थिति है, मुझे लगता है कि वो किरोड़ीलाल मीणा पे बहुत निर्भर करती है। यदि किरोड़ीलाल मीणा मन से यदि भारतीय जनता पार्टी के साथ लगेंगे और उनको इस बात का मलाल नहीं होगा कि उनके भाई को टिकट नहीं मिला है, तो मुझे लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी का वहां पलड़ा भारी होगा। राजेश जी। बिल्कुल बाबा, पूरी सीट जो है अगर 200 और 100 दौर की माने इस एसटी बेल्ट में, तो वहां पर किरोड़ीलाल मीणा का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। और अभी से नहीं, लंबे समय से 25 साल से हम वहां पर उनका प्रभाव देख रहे हैं। और इस बार भी वो वहां के लिए बहुत गेम चेंजर साबित होंगे, क्योंकि जिस तरह से ग्राउंड लेवल के और जाजम के नेता कहा जाता है किरोड़ीलाल मीणा को, यदि वो भाजपा के लिए पूरी तरह से वहां कैंपेनिंग में उतरते हैं, हालांकि जैसे चुनाव में उनके चाहे तो उम्मीदवार की घोषणा नहीं, तो थोड़ा सा वो नाराज हुए और बैकफुट पे भी आए, लेकिन पिछले 3 दिनों के अंदर वापस वो पॉजिटिव थोड़ा नजर आ रहे हैं। और यदि वो पूरी तरह से कन्हैयालाल मीणा के समर्थन में उतरते हैं, तो मानकर चलते हैं कि भाजपा के लिए सीट जो है ज्यादा मुश्किल भरी नहीं रहेगी। हेमंत भाई। बाबा देखिए कि मुरारीलाल मीणा का प्लस पॉइंट तो ये है कि वो सचिन पायलट कैंप से आते हैं और एसटी वोट के अलावा वो गुजर वोट भी ले सकते हैं। लेकिन माइनस पॉइंट ये है कि जिस नरेश मीणा को कुछ दिन पहले ही कांग्रेस ज्वाइन करवाई, बहुत युवा नेता है, यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स से वो आए हैं, वो बहुत ज्यादा खपा है और उन्होंने निर्दलीय रूप से पर्चा दाखिल कर दिया है। अब नरेश मीणा मुरारीलाल मीणा को कितना नुकसान पहुंचाते हैं, इस पर एक तो डिपेंड करेगा। दूसरा, चूंकि जसकौर मीणा वहां की सांसद है अभी, और डॉक्टर किरोड़ीलाल, अब दोनों कन्हैयालाल मीणा को कितना सहयोग करते हैं दिल से, और उनके अंदर अगर अपने टिकट को लेकर कोई मलाल नहीं है, तो निश्चित रूप से बीजेपी प्लस कर जाएगी। हालांकि दौसा सीट भी वो सीट है जो 1 लाख से कम वोटों से अंतर से 2019 में बीजेपी ने जीती है। तो अब यही है, हालांकि कन्हैयालाल मीणा बहुत सज्जन है, मंत्री रहे, एमएलए रहे बस्ती से, और संघनिष्ठ पृष्ठभूमि के हैं, अच्छी छवि है उनकी। लेकिन अब किरोड़ीलाल पर बहुत बड़ा दारोमदार है यहाँ पर कि वो कितना दम बीजेपी को जिताने के लिए लगाते हैं। और आज की अंतिम सीट पे हम आ गए, जयपुर खाचरियावास बनाम मंजू शर्मा। राजेश जी, आज अभी इससे आपसे शुरू करते हैं, इस सीट पे क्या कहेंगे? बहुत खाचरियावास का नाम देर से आया, कहा कांग्रेस ने किसी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया, पूरे राजस्थान में बहुत सारी बातें कही जा रही है, राजधानी की सीट है, अब आप बताएं। और बिल्कुल बाबा, राजधानी की सीट तो भाजपा का एक मजबूत किला रही है, जिसको लंबे समय से भेदने के लिए कांग्रेस संघर्ष कर रही है। और इस चुनाव के अंदर भी इस सीट को कहीं भेदना चाहिए या उस पर जीतना चाहिए, उसको लेकर कहीं भी शुरू से लेकर अब तक तैयारी दिखी नहीं। और ये सीट जो है मजबूरी की सीट बन गई कि आपने जिस ब्राह्मण की बात करें, तो आपने जो पहले टिकट की घोषणा की वो ब्राह्मण उम्मीदवार ही था, सुनील शर्मा, फिर बाद में आपने उनको टिकट लेने के लिए वापस मजबूर कर दिया, क्योंकि बहुत अंदर विरोध हुआ कि वो कहीं भी पार्टी के लिए मजबूत नेता नहीं है, वो जीत नहीं पाएंगे। और भाजपा ने तत्काल वहां पर वही दाव खेला और तुरंत मंजू शर्मा, जो भंवरलाल शर्मा की पुत्री, उनको टिकट दे दिया। तो भाजपा की स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर थी, कहां पर उनको जातीय समीकरण है को स्थापित करना है, कहां पर किस तरह के उम्मीदवार को उतारना है, और उसके लिए उन्होंने इस बार 10 अपने मौजूदा सांसदों की टिकट भी काट दिए। तो एक नए नेतृत्व को लेकर आना चाहते हैं, एक नई परिवर्तन की और एक नए जनरेशन को सामने लेकर एक चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर खाचरियावास ने कल खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि भाई मुझे मालूम है यहाँ पर कितनी सारी हमारी स्थितियां सही नहीं है, हम कमजोर है, फाइनेंशियली हम वीक है, लेकिन फिर भी अगर पार्टी ने उनको मौका दिया है तो वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर नहीं झलक रहा कि वो जीतने के लिए मैदान में उतरे हैं। बस कांग्रेस ने उनको कहा और चुनाव लड़ रहे हैं। हेमंत भाई देखिए बाबा, मैं जयपुर शहर की सीट तो खुद जो प्रत्याशी कांग्रेस के हैं वो खुद डिक्लेयर कर चुके हैं कि वो एक तरह से उन्होंने चुनाव से पहले पराजय स्वीकार कर ली है। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि यहाँ बीजेपी मजबूत स्थिति में है। मैं टिकट नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन पार्टी का आदेश था, मैंने टिकट लिया। चलिए क्लियर, इससे क्लियर हो गया। मित्तल साहब 30 सेकंड, इस पे ज्यादा डिबेट नहीं है जयपुर सीट पे। अभी जो हेमंत जी ने कहा बिल्कुल सही कहा कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर लिया। उन्होंने कह दिया कि 8 में से 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी के, और मैं तो चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। ठीक है,
अब एक अंतिम क्वेश्चन आप तीनों से, आप तीनों ज्ञानी हैं, जानते हैं राजस्थान को। मेरा एक सवाल है, जो बात चर्चा हो रही थी, हम एक एक सीट वाइज देख रहे हैं, कई जगह फाइट है, क्या ये चुनाव राजस्थान में 2019 से अलग है थोड़ा सा, और उसी परिस्थितियां भी नहीं है? पिछली बार पुलवामा हुआ था, इस बार कुछ ऐसा मुद्दा नहीं है। बीजेपी को भी पता है, इसलिए बीजेपी ने 10 टिकट काटे हैं। सबसे पहले हेमंत भाई आपसे। देखिए बाबा, अलग इसलिए है कि ये चूंकि तीसरी बार बीजेपी हैट्रिक बनाना चाह रही है और कांग्रेस एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक दबाव में है कि 2 बार वो खाता नहीं खोल पाई, क्या तीसरी बार भी खाता नहीं खोल पाएंगे। लेकिन कांग्रेस स्ट्रेटेजिकल बिल्कुल फेलियर जा रही है। इनके तमाम, अब देखिए राजसमंद से सुदर्शन रावत कहते हैं कि मैं तो टिकट मांग ही नहीं रहा था, जी। मुझे पता नहीं तो टिकट दे दिया जी, कल दिखाया था हमने। भीलवाड़ा में इन्होंने दामोदर गुर्जर को टिकट दे दिया, उनको कहते हैं कि साहब वो तो हम उनको राजसमंद शिफ्ट करेंगे। ब्राह्मण लोग इन पर आरोप लगाते हैं कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा होगा जब कांग्रेस एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं देगी। बाबा, राजस्थान की हर एक लोकसभा सीट पर कम से कम 2 लाख ब्राह्मण वोट एवरेजन है। तो अब आप देखिए, आप ब्राह्मणों को टिकट नहीं देते, अब वह सीपी जोशी को भीलवाड़ा से चुनाव लड़ाने की बात की जा रही है। तो तमाम अच्छा, जयपुर में ये चाहते तो आर तिवारी को टिकट दे देते। अगर आर तिवारी को टिकट देते शुरू में ही ये सुनील शर्मा की जगह, तो निश्चित रूप से यहाँ पर मुकाबला रोचक हो जाता। लेकिन अब इन्होंने सुनील शर्मा को टिकट दिया, उससे टिकट वापस ले लिया, टिकट दे दिया। मित्तल साहब, संक्षेप में, क्या ये चुनाव रोचक है? देखिए बाबा, कल का मैं लोटासरा साहब का बयान, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि क्या नाम से हमने मोदी को हराने के लिए इस बार किसी अल्पसंख्यक को अपना उम्मीदवार नहीं बनाया। इस बयान में बहुत सारी बातें छुपी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि क्या नाम से ये जो चुनाव होगा 2024 वाला, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे अनुच्छेद 370 को हटाने का मामला हो, चाहे वो 3 तलाक के मामले हो, ये एक और फिर प्रभावी तरीके से क्या नाम से इस चुनाव पर लागू होंगे। जी राजेश जी। हाँ बाबा, मैं बताऊं, अगर देश के स्तर की बात करें तो बिल्कुल सामने जो विपक्ष है वो बिल्कुल बिखरा हुआ है। लेकिन राजस्थान में रोचक हो रहा है चुनाव की नहीं? 30 सेकंड। नहीं, बिल्कुल इतना कुछ बड़ा यहाँ पर रद्दो बदल या कोई बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा नहीं होगा, क्योंकि भाजपा की खुद की सरकार है, तो इसका बहुत बड़ा फायदा इनका होगा। और जनता भी चाहेगी कि डबल इंजन की सरकार बने तो उनके प्रदेश को बहुत लाभ मिले, और ज्यादा कोई बड़ा मुझे यहाँ पर कांटे की टक्कर नजर नहीं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, माफी चाहता हूँ, आज वक्त इतना ही है। गोयल भाई, हेमंत भाई, मित्तल साहब और राजेश जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, आप सबने समय निकाला। तो आज एनडीटीवी राजस्थान में इतना ही। मनोरंजन भारती को इजाजत दीजिए, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।